हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू लर्न योर फर्स्ट चैप्टर ऑफ फिजिक्स जो कि है मोशन। मोशन आपके एनसीईआरटी बुक का चैप्टर नंबर 8 है। सो मोशन की बात करें, मोशन फिजिक्स की मैकेनिक्स ब्रांच का एक पार्ट है। फिजिक्स की बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं, जैसे ऑप्टिक्स हो गया जो लाइट से डील कर रहा है, क्लासिकल मैकेनिक्स हो गया, क्वांटम मैकेनिक्स है। सो ऐसे बहुत सारी फिजिक्स की ब्रांचेस है। तो हमें जो ये चैप्टर मोशन पढ़ना है वो मोशन फिजिक्स के मैकेनिक्स ब्रांच का एक पार्ट है। सो बिफोर स्टार्टिंग मोशन वी विल टॉक some basic term of motion. So सबसे पहले है rest. A body is said to be at rest if its position does not change with to with respect to its fixed point in its surrounding. अगर एक बॉडी उसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है और टाइम इंटरवल चेंज हो रहा है तो हम बोलेंगे वो बॉडी रेस्ट पोजीशन पे है। आप यहाँ देख सकते हैं स्टूडेंट्स, कुछ एग्जांपल्स हैं। अ बुक लाइंग ऑन द टेबल, एक बुक जो टेबल पे रखी हुई है, अब टाइम इंटरवल चेंज होता जा रहा है उसके सराउंडिंग में, मगर बुक की पोजीशन चेंज नहीं हो रही है। सिमिलरली अ बेंच फिक्स्ड इन अ पार्क, एक बेंच जो कि पार्क में फिक्स्ड है, टाइम इंटरवल चेंज हो रहा है उसके सराउंडिंग्स में, मगर जो बेंच की पोजीशन है, बेंच की पोजीशन चेंज नहीं हो रही। सो वेन एवर अ ऑब्जेक्ट इज नॉट चेंजिंग इट्स पोजीशन विद इन द गिवन टाइम इंटरवल, देन द ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी एट रेस्ट। अब वही बात करें हम मोशन की, a body is said to be in motion if its position continuously change with respect to its surrounding changes with time. अगर एक बॉडी अपनी पोजीशन कंटिन्यूअसली चेंज कर रही है गिवन टाइम इंटरवल्स में, तो हम बोलेंगे वो बॉडी मोशन में है। जैसे एक फ्लाइंग बर्ड हो गया, एक बच्चा फुटबॉल खेल रहा है, एक कार एक कांस्टेंट स्पीड से जा रही मूव कर रही है। सो ये सारे कुछ एग्जांपल्स हैं मोशन के। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट टाइप्स ऑफ मोशन। मोशन को ब्रॉडली थ्री मेन कैटेगरीज में डिवाइड करा है। फर्स्ट है आपका ट्रांसलेटरी मोशन, सेकंड रोटेशनल मोशन, थर्ड पीरियोडिक मोशन। सो सबसे पहले हम देखेंगे ट्रांसलेटरी मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन इज अ मोशन ऑफ अ पार्टिकल इन अ स्ट्रेट लाइन। सो जब भी एक ऑब्जेक्ट का मोशन एक कंटिन्यूस स्ट्रेट लाइन में हो रहा है, उस मोशन को हम ट्रांसलेटरी मोशन या स्ट्रेट लाइन मोशन भी बोलते हैं। इसका एक एग्जांपल देखेंगे स्टूडेंट्स। अ बस ट्रेवलिंग ऑन अ स्ट्रेट रोड और एन एप्पल इज फॉलोइंग फ्रॉम अ ट्री, ये सब कुछ ट्रांसलेटरी मोशन के एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट है आपका रोटेशनल मोशन। इट रिफर्स टू द मोशन ऑफ अ बॉडी अराउंड अ फिक्स्ड एक्सिस। जब भी बॉडी रोटेट हो रही है उसके फिक्स्ड एक्सिस में, उस चीज को हम बोलते हैं रोटेशनल मोशन। इसके अगर एग्जांपल देखें, स्पिनिंग ऑफ अ टॉप, ये एक रोटेशनल मोशन का एग्जांपल हो जाएगा। अर्थ का रोटेशन जो कि उसकी खुद की एक्सिस के अराउंड हो रहा है, ये सारे एग्जांपल्स रोटेशनल मोशन के हो जाएंगे। पीरियोडिक मोशन, इट रिफर्स टू द मोशन दैट इज रिपीटेड इन अ रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम। जो मोशन एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के बाद रिपीट हो रहा है, जैसे पेंडुलम हो गया, आपने देखा होगा जो वॉल हैंगिंग क्लॉक्स रहती है उसमें पेंडुलम रोटेट हो रहा है एक फिक्स्ड टाइम इंटरवल के बाद, तो ये सब पीरियोडिक मोशन के एग्जांपल्स हो जाएंगे। इसका एक एग्जांपल ये भी है, मोशंस ऑफ द प्लैनेट अराउंड द सन, जो कि सोलर सिस्टम है, वो भी पीरियोडिक मोशन का एक एग्जांपल है। तो बेसिकली आपके मोशन है वो तीन टाइप के हैं, ट्रांसलेटरी मोशन, रोटेशनल मोशन एंड पीरियोडिक मोशन। यूनिफॉर्म मोशन, if a body covers equal distances along a straight line in equal intervals of time, then the motion is said to be uniform motion. So अगर एक बॉडी इक्वल डिस्टेंसेस कवर कर रही है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो हम उस टाइप के मोशन को बोलेंगे वो एक यूनिफॉर्म मोशन है। अगर इसका एक एग्जांपल देखें स्टूडेंट्स, अ कार कंटिन्यू टू मूव यूनिफॉर्मली कवरिंग इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम्स अलोंग अ स्ट्रेट। तो अगर हम इसका ग्राफ बनाएं, जो कि ग्राफ बना है वाई एक्सिस पर हमने डिस्टेंस लिया है, एक्स एक्सिस पर टाइम। सो 10 am, यहाँ आप देख सकते हो स्टूडेंट जो टाइम इंटरवल लिया 10 am, देन 10:15, 10:30, 10:45, देन 11, 15 मिनट्स का इंटरवल है। सो 10 am पे जो डिस्टेंस कवर था वो अभी हमने यहाँ इनिशियल पोजीशन लेके रखी है उसकी 0। नेक्स्ट
10:15 पर कार ने डिस्टेंस कवर करा 10 किलोमीटर। सो ये हमें पॉइंट मिल गया, पी पॉइंट। अगले 15 मिनट्स में, नेक्स्ट जो 15 मिनट्स है उसमें फिर कार ने इक्वल डिस्टेंस कवर करा, 10 किलोमीटर ही कवर करा, तो हमें पॉइंट मिल गया क्यू। फिर नेक्स्ट 15 मिनट्स में कार ने फिर इक्वल डिस्टेंस कवर करा 10 किलोमीटर, जो पॉइंट मिल गया यहाँ पर ए। फिर नेक्स्ट 15 मिनट्स में 10:45 टू 11, नेक्स्ट 15 मिनट्स में कार ने फिर इक्वल डिस्टेंस कवर करा 10 किलोमीटर, मींस 40 किलोमीटर, ये पॉइंट मिल गया हमें बी। सो हम जब इन पॉइंट्स को ड्रॉ करेंगे, ज्वाइन करेंगे, तो एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। तो यूनिफॉर्म मोशन में हमेशा स्ट्रेट लाइन हमें ऑब्टेन होती है। सो आपको इसकी डेफिनेशन याद रखनी है स्टूडेंट्स, जब भी बॉडी इक्वल डिस्टेंसेस कवर कर रही है इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में, उस टाइप के मोशन को हम यूनिफॉर्म मोशन कहेंगे। नेक्स्ट इज योर नॉन यूनिफॉर्म मोशन, जो कि यूनिफॉर्म का अपोजिट होगा। इफ अ बॉडी कवर्स अनइक्वल डिस्टेंसेस, वहां इक्वल डिस्टेंस था, यहां अनइक्वल डिस्टेंसेस, तो एक बॉडी अनइक्वल डिस्टेंस कवर कर रही है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, सो सच टाइप ऑफ द मोशन इज कॉल्ड योर नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो अगर एक बॉडी, जैसे हमने पिछले केस में देखा था, 10 किलोमीटर कार ट्रेवल कर रही थी हर 15 मिनट्स में, मगर अगर एक कार है उसने फर्स्ट 10 मिनट्स में या 15 मिनट्स में, फर्स्ट 15 मिनट्स में कार ने 10 किलोमीटर कवर करा, और नेक्स्ट 15 मिनट्स में कार ने 30 किलोमीटर कवर करा, फिर नेक्स्ट 15 मिनट्स में कार ने केवल 5 किलोमीटर कवर करा। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट, जो कार डिस्टेंस कवर कर रही है वो अनइक्वल डिस्टेंसेस कवर कर रही है, मगर टाइम इंटरवल सेम ही होना चाहिए। सो ऐसे मोशन को हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहेंगे। इसके अगर कुछ एग्जांपल्स देखें, अ बॉल टेक्स अ कर्व्ड पाथ व्हेन इट इज थ्रोन, इन डायरेक्शन ऑफ द मोशन चेंजेस विद टाइम। अब देख सकते हैं, अगर एक बच्चा एक बॉल को थ्रो कर रहा है तो बॉल एकदम स्ट्रेट लाइन में नहीं जाती, एक कर्व फॉर्म में जाती है, तो ये भी एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन का एग्जांपल है। अगर इसका ग्राफ प्लॉट करा हमने, अगेन वाई एक्सिस पर आपका डिस्टेंस रहेगा, एक्स एक्सिस पर टाइम रहेगा। इससे पहले हमने देखा था यूनिफॉर्म में हमें स्ट्रेट लाइन मिल रही थी, मगर यहाँ हमें स्ट्रेट लाइन नहीं मिलेगी, यहाँ हमें एक कर्व मिलेगा, क्योंकि यहाँ आप देख सकते हो स्टूडेंट, टाइम इंटरवल तो सेम है, मगर जो डिस्टेंस कवर हो रहा है आप देख सकते हैं, जब 2 सेकेंड्स थे तो यहाँ नियर अबाउट 2 किलोमीटर करीब कवर हुआ, जब 4 था तो यहाँ पर और हुआ। अब टाइम तो अपने रेगुलर इंटरवल के अकॉर्डिंग बढ़ रहा है, मगर डिस्टेंस कभी कम कवर हो रहा है, कभी ज्यादा कवर हो रहा है, तो ये एक कर्व मिलेगा हमें, ना कि स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन हमें यूनिफॉर्म मोशन में मिलेगी और नॉन यूनिफॉर्म मोशन में हमें एक कर्व फॉर्म में ग्राफ मिलेगा। नाउ नेक्स्ट वी विल सी सम बेसिक टर्म्स, जो कि काफी हेल्पफुल रहेगा आपके न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए और फिजिक्स के पूरे कॉन्सेप्ट को समझने में, क्योंकि इससे पहले आपने कभी एसआई यूनिट्स, स्केलर क्वांटिटीज, वेक्टर क्वांटिटीज, इन सब के बारे में नहीं पढ़ा। तो हम सबसे पहले बात करते हैं फिजिकल क्वांटिटी की। सो अ फिजिकल क्वांटिटी इज विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन नंबर। तो ऐसी क्वांटिटीज जिसको हम नंबर में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसको हम फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, टाइम इज अ फिजिकल क्वांटिटी बिकॉज इट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन नंबर। बट अगर हम किसी के एंगर की बात करें, तो हम एंगर को नंबर फॉर्म में नहीं लिख सकते, तो एंगर कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। तो ऐसी कोई भी क्वांटिटी जिसको हम नंबर फॉर्म में या मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिख सकें, उसको हम फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। अब ये जो फिजिकल क्वांटिटीज है, इसके फिर दो टाइप्स होते हैं, स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। तो सबसे पहले हम देखेंगे फिजिकल क्वांटिटी पे, पहले हम और फोकस करेंगे, फिर हम बढ़ेंगे स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज पे। तो फिजिकल क्वांटिटीज जो हम मेजर करते हैं नंबर फॉर्म में, वो हमारी फिजिकल क्वांटिटीज हो गई हैं। तो अब इनको जो मेजर करना है, बहुत सारी डिफरेंट यूनिट्स होती हैं। तो जैसे अगर हम बात करें लेंथ की, तो लेंथ को हम सेंटीमीटर्स में भी मेजर कर सकते हैं, इंचेस में भी मेजर कर सकते हैं, यार्ड्स में भी मेजर कर सकते हैं, मीटर्स में भी कर सकते हैं, किलोमीटर्स में भी कर सकते हैं। तो एक स्टैंडर्ड एक यूनिट बनाई गई जो हर जगह के लिए सेम रहेगी। जैसे लेंथ की स्टैंडर्ड यूनिट की बात करें तो वो मीटर है, टाइम की स्टैंडर्ड यूनिट की बात करें तो वो सेकेंड्स है,
वेट की स्टैंडर्ड यूनिट की बात करें, वेट की स्टैंडर्ड यूनिट केजी है। तो ये कुछ स्टैंडर्ड यूनिट्स हमने डिफाइन करी हैं। इसी स्टैंडर्ड यूनिट्स को सिस्टम इंटरनेशनल बोला जाता है, एसआई यूनिट। तो अगर हम लेंथ की बात करें, लेंथ की स्टैंडर्ड यूनिट रहती है मीटर। अगर हम वेट की बात करें, वेट की स्टैंडर्ड यूनिट होती है केजी। अगर हम टाइम की बात करें, टाइम की स्टैंडर्ड यूनिट रहती है सेकेंड्स। वैसे ही टेम्परेचर, टेम्परेचर की भी जो एसआई यूनिट है वो केल्विन है। तो ये कुछ स्टैंडर्ड यूनिट्स हैं, इन्हीं स्टैंडर्ड यूनिट्स को हम सिस्टम इंटरनेशनल। नाउ स्टूडेंट्स, जो आपके फिजिकल क्वांटिटी का फर्स्ट पार्ट है वो है आपका स्केलर क्वांटिटी। सो अ फिजिकल क्वांटिटी दैट कैन कंप्लीटली डिस्क्राइब्ड ओनली बाय इट्स मैग्नीट्यूड। ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसको हम टोटली उसके मैग्नीट्यूड के अकॉर्डिंग एक्सप्रेस कर पाए, उस क्वांटिटी को हम स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। इसका अगर एग्जांपल देखें, टू मेजर अ मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट वी ओनली हैव टू नो हाउ मच मैटर is present in that object. Therefore, mass of the object is a physical quantity that only requires the magnitude to be expressed. Therefore, mass is a scalar quantity. तो अगर हम बात करें एक ऑब्जेक्ट में कितना मास है, तो उस चीज को एक्सप्रेस करने के लिए केवल एक मैग्नीट्यूड की हमें जरूरत है। मीन्स 2 kg का मास है उसमें, या 15 kg का मास है, या 25 kg का मास है, तो हमें उसमें कोई डायरेक्शन की जरूरत नहीं। तो ऐसी क्वांटिटीज जिसमें हमें केवल उसके मैग्नीट्यूड से है उस क्वांटिटी को हम एक्सप्रेस कर पाए, तो उस क्वांटिटीज को हम स्केलर क्वांटिटीज कहते हैं। स्केलर क्वांटिटीज के दूसरे एग्जांपल्स देखें, टाइम, वो भी हम मैग्नीट्यूड के थ्रू एक्सप्रेस कर सकते हैं। एरिया ऑफ अ फील्ड, वॉल्यूम, एनर्जी, ये सारी कुछ ऐसी क्वांटिटीज है जिसको हम डायरेक्टली उनके मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड जो आपके न्यूमेरिकल वैल्यूज है, डायरेक्टली हम उसके मैग्नीट्यूड के थ्रू हम उसको एक्सप्रेस कर पाएंगे। तो ऐसी क्वांटिटीज को हम स्केलर क्वांटिटीज कहेंगे। और जो स्केलर क्वांटिटीज की प्रॉपर्टी रहती है स्टूडेंट्स, हम स्केलर क्वांटिटीज को ऐड भी कर सकते हैं नॉर्मल अर्थमेटिक मीन्स के थ्रू। जैसे कि एरिया ऑफ वन फील्ड और एरिया ऑफ सेकेंड फील्ड है, तो अगर हमें कंबाइंड एरिया निकालना है तो हम दोनों एरियाज को ऐड कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इज योर वेक्टर क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटीज दैट कैन नॉट बी कंप्लीटली डिस्क्राइब्ड बाय देयर मैग्नीट्यूड्स। ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसको हम केवल उनके मैग्नीट्यूड के अराउंड एक्सप्रेस नहीं कर सकते, उनको एक्सप्रेस करने के लिए हमें कुछ एडिशनल चीज भी चाहिए, जो वो एडिशनल चीज है हमारी डायरेक्शन। सो ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जिसको डिस्क्राइब करने के लिए मैग्नीट्यूड सफिशिएंट नहीं है, हमें उसको डिस्क्राइब करने के लिए डायरेक्शन की भी जरूरत पड़ती है, तो उन क्वांटिटीज को हम वेक्टर क्वांटिटीज कहते हैं। तो अगर वेक्टर क्वांटिटीज की एग्जांपल की बात करें, फोर्स जो कि एक एग्जांपल है वेक्टर क्वांटिटीज का। तो अगर हम इस चीज को समझें, अगर आप एक रूम के अंदर बंद हो, आपके फ्रेंड ने कहा कि 5 न्यूटन का फोर्स आप लगाओगे तब डोर ओपन हो जाएगा, मगर आपको वो 5 न्यूटन का फोर्स लगाना है पुश में या पुल में, ये उसने नहीं कहा। सपोज करो आप रूम के अंदर हो, आपका फ्रेंड बोल के क्या है 5 न्यूटन का फोर्स लगाओगे तो डोर ओपन हो जाएगा। तो अगर आप पुल कर रहे हो डोर को अपनी तरफ, तो ऑब्वियसली डोर ओपन हो जाएगा। तो आपने 5 न्यूटन का फोर्स लगाया, डोर ओपन हो गया। मगर अगर आप पुल करने की जगह पुश करने लगे डोर को, तो अगर आप 5 न्यूटन की जगह 10, 15, 20 न्यूटन का भी फोर्स लगा दो तो डोर ओपन नहीं होगा। तो यहाँ फोर्स के साथ साथ आपको एक डायरेक्शन की भी जरूरत पड़ी डोर को ओपन करने के लिए। तो इसलिए फोर्स जो है, फोर्स को एक्सप्रेस करने के लिए केवल मैग्नीट्यूड सफिशिएंट नहीं है, आपको डायरेक्शन भी बताना पड़ेगा। तो ऐसी क्वांटिटीज जहां आपको मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन बताने की भी जरूरत होगी, उन क्वांटिटीज को हम वेक्टर क्वांटिटीज कहेंगे। वेक्टर क्वांटिटीज के और एग्जांपल्स हैं वेलोसिटी, फोर्स, वेट, डिस्प्लेसमेंट। तो ये सब जो एग्जांपल्स हैं वो वेक्टर क्वांटिटीज के एग्जांपल होंगे। तो अगर हम यहाँ एक एग्जांपल देखें स्टूडेंट्स, एक जो कार है वो एक नॉर्मल स्ट्रेट पाथ पर ट्रेवल कर रही है, तो यहाँ जो उसकी स्पीड है, स्पीड स्केलर क्वांटिटी है। अगर वहीं एक कार स्लोप पर चल रही है, पहले 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड थी, अभी भी 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है, मगर अब यहाँ एक स्लोप है। तो अगर 45 आपने
एज्यूम करा उसको, मगर एक्चुअल जब आप 45 फर्स्ट केस में जितना आपने एक्सीलरेटर दिया था कार में, अगर सेम एक्सीलरेटर आप स्लोप में भी दोगे तो आपको 45 की स्पीड नहीं मिलेगी, क्योंकि यहां उसका डायरेक्शन डिफरेंट हो रहा है। तो फोर्स जो है, इसलिए मैंने फोर्स का एग्जांपल से आपको समझाया था स्टूडेंट्स, फोर्स को एक्सप्रेस करने का आपको डायरेक्शन की जरूरत पड़ी थी, वहीं वेलोसिटी हो गई है। जब डायरेक्शन के अराउंड स्पीड चेंज हो रही है, वो किसमें कन्वर्ट हो जाती है? वेलोसिटी। तो वेलोसिटी जो है, वेलोसिटी इज अ वेक्टर विच मींस डायरेक्शन इज आल्सो इंक्लूडेड नाउ। पहले स्पीड क्या थी? स्पीड आपकी स्केलर थी, क्योंकि उसमें कोई डायरेक्शन नहीं था। मगर जब स्पीड के साथ साथ कुछ डायरेक्शन भी इंक्लूड हो गया, तो वो स्पीड नहीं रही, अब वो क्या कन्वर्ट हो गई? वो वेलोसिटी में। तो वेलोसिटी आपकी वेक्टर क्वांटिटी रहेगी और स्पीड आपकी विदाउट डायरेक्शन वो एक स्केलर क्वांटिटी। नाउ नेक्स्ट स्टूडेंट, we'll see the difference between your scalar quantity and your vector quantity. So जो डिफरेंट पैरामीटर्स हैं, इनको डिफरेंशिएट करने के लिए वो सारे पैरामीटर्स मैंने यहाँ लिखे हैं। एसोसिएटेड विद, स्केलर क्वांटिटी किससे एसोसिएटेड रहती हैं? केवल मैग्नीट्यूड से। यहाँ हमें क्वांटिटीज को डिस्क्राइब करने के लिए केवल उनके मैग्नीट्यूड की जरूरत है, मगर वेक्टर क्वांटिटी में हमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ एक डायरेक्शन की भी जरूरत पड़ती है। अगर हम नेचर की बात करें, स्केलर क्वांटिटी सिंपल रहती है, वेक्टर क्वांटिटी का जो नेचर रहता है वो कॉम्प्लेक्स नेचर रहता है। नेक्स्ट, अगर हम इसके रिप्रेजेंटेशन की बात करें, तो नॉर्मल स्केलर क्वांटिटीज को हम उसके सिंबल के थ्रू ही रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे स्पीड है, तो स्पीड को हम डायरेक्टली इसके सिंबल एस से डिनोट कर देंगे, फ्रीक्वेंसी को वी से कर दिया हमने डिनोट। तो नॉर्मली हम इसको सिंबल के थ्रू ही रिप्रेजेंट करते हैं। मगर वेक्टर क्वांटिटी की बात करें, तो वेक्टर क्वांटिटी को हम बोल्ड सिंबल के थ्रू, अबव द सिंबल हमने कुछ एरो लगा दिया। जैसे सपोज करो डिस्प्लेसमेंट की बात करो, डिस्प्लेसमेंट को जनरली हम एस से डिनोट करते हैं और उसके ऊपर हम एक एरो लगा देते हैं, तो ये वेक्टर क्वांटिटी रिप्रेजेंट करती है। फोर्स की बात करिए, नॉर्मल फोर्स हो गया, इसके ऊपर अगर मैंने एक ऐसा एरो लगा दिया तो ये रिप्रेजेंट करेगा फोर्स, एक वेक्टर क्वांटिटी। अगर हम वेरिएशंस देखें स्केलर क्वांटिटी में, चेंज इन द क्वांटिटी इज ओनली रिजल्ट ऑफ मैग्नीट्यूड। तो स्केलर क्वांटिटी में जो भी चेंजेस आएगा वो उसके मैग्नीट्यूड के कारण ही आएगा, मगर वेक्टर क्वांटिटी में जो चेंजेस आएंगे वो आइदर या तो मैग्नीट्यूड के थ्रू आ सकते हैं, या तो डायरेक्शन के थ्रू चेंजेस आ सकते हैं, या दोनों के कारण। तो यही डिफरेंस है स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी में। स्केलर क्वांटिटी में ओनली मैग्नीट्यूड था, तो केवल मैग्नीट्यूड के कारण ही उसमें चेंज होगा, मगर वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चीजें रहती हैं, तो मैग्नीट्यूड के चेंज होने के कारण भी उसमें चेंजेस होंगे, या उसके डायरेक्शन के चेंज होने के कारण भी उसमें वेक्टर क्वांटिटी में चेंजेस होंगे, या दोनों के चेंज होने के कारण भी वेक्टर क्वांटिटीज में चेंज होंगे। अगर हम बात करें डायमेंशन की, स्केलर क्वांटिटी हैज ओनली वन डायमेंशन, बट वेक्टर क्वांटिटी कैन आइदर वन डायमेंशन, टू डायमेंशन और थ्री डायमेंशन। जैसे कि अगर मैंने बोला एक कार इज मूविंग एट 25 किलोमीटर पर आवर इन नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, तो यहाँ एक मैग्नीट्यूड 25 किलोमीटर पर आवर तो था ही, मगर एक डायरेक्शन भी आ गया। तो जनरली वेक्टर वन डायमेंशन में भी हो सकते हैं और टू डायमेंशन, थ्री डायमेंशन में भी हो सकते हैं। अगर हम बात करें इसके एग्जांपल्स की, डिस्टेंस हमारा स्केलर क्वांटिटी होगा, इस चीज का ध्यान रखना स्टूडेंट्स, ये आपको आगे काफी जगह काम आएगा। डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी होती है और डिस्प्लेसमेंट ये हमारी वेक्टर क्वांटिटी होती है। अभी डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट क्या होता है अभी हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। तो डिस्टेंस हमारा स्केलर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, टेम्परेचर, स्पीड, स्पीड हमारी स्केलर होती है, वेलोसिटी हमारी वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो यही जो मेन जो चीजें आपको डिफरेंस आने हैं स्केलर और वेक्टर में, वो मैंने यहाँ लिख दिया है। डिस्टेंस स्केलर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, मास, एक ऑब्जेक्ट में कितना मास है ये स्केलर क्वांटिटी है, उस ऑब्जेक्ट का वेट कितना है ये वेक्टर क्वांटिटी होगी, स्पीड स्केलर क्वांटिटी होगी, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी होगी। नाउ नेक्स्ट इज योर डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्टेंस इज द लेंथ ऑफ द पाथ और total path traveled by a body while moving from its
इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। तो जब भी एक ऑब्जेक्ट अपनी इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन में मूव कर रहा है, तो उसने जितना टोटल डिस्टेंस ट्रेवल करा है, जितना पाथ कवर करा, उस चीज को हम डिस्टेंस कहेंगे। और ये जो डिस्टेंस है, ये केवल मैग्नीट्यूड के थ्रू ही मेजर होता है। इसमें डायरेक्शन का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, डायरेक्शन इसमें इंक्लूड नहीं होगा। सो इसका मतलब क्या होता है, जो पाथ की लेंथ है, ये कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। मींस अगर एक पर्सन है, वो वॉक करना स्टार्ट करा, उसने 10 किलोमीटर उसने वॉक कर लिया, किस डायरेक्शन में गया हमें डायरेक्शन से मतलब नहीं है, उसने अपनी फाइनल पोजीशन तक पहुंचने में 10 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करा है। तो यहाँ डिस्टेंस डायरेक्शन का कोई मीन नहीं है, उसको अपनी इनिशियल से फाइनल पोजीशन पहुंचने में 10 किलोमीटर लगे। तो जब डायरेक्शन इंक्लूड नहीं होगा तो वो क्या कहलाएगा, डिस्टेंस कहलाएगा। और डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। अगर हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, तो इट कैन नेवर बी जीरो, डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं होगा। इट इज ओनली पॉसिबल व्हेन बॉडी मूव्स बट डिस्टेंस इज जीरो। मींस डिस्टेंस कभी जीरो नहीं हो सकता। अगर हम इसको समझे तो बॉडी मूव कर रही है और उसका डिस्टेंस जीरो है, मतलब बॉडी मूव कर रही है तो उसने कुछ ना कुछ तो ट्रेवल कर रहा है, तो डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं हो सकता। क्योंकि अगर बॉडी ने कुछ मूवमेंट करी है, कुछ स्टेप्स उसने चले पर्सन ने, तो वो भले ही 5 स्टेप्स चले, 0.1 मीटर भी हुआ, तो भी वो एक पर्टिकुलर मैग्नीट्यूड है, वो जीरो नहीं कहलाएगा। अगर हम बात करें एक बॉडी जो है वो डिफरेंट पाथ ट्रेवल कर रही है, तो जो टोटल डिस्टेंस होगा उस केस में, तो हम उसको सिंपली ऐड करेंगे उसके मैग्नीट्यूड को। तो ये डिस्टेंस के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। डिस्टेंस कभी भी, आपको ध्यान रखना है, डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं होगा। अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट स्टूडेंट शॉर्टेस्ट पाथ को बोलते हैं। जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में, उसको हम डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। और यहाँ डायरेक्शन इंक्लूड हो जाता है। तो डिस्टेंस के साथ साथ जब डायरेक्शन इंक्लूड हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। और डिस्प्लेसमेंट आपकी वेक्टर क्वांटिटी होगी। डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है, और इसकी जो एसआई यूनिट है, इसकी एसआई यूनिट मीटर होती है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। डिस्टेंस की भी एसआई यूनिट मीटर रहेगी, और डिस्प्लेसमेंट की भी जो एसआई यूनिट है वो भी आपकी मीटर रहेगी। अब हम बात करते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बेसिक डिफरेंस। अगर ये आपका पॉइंट ए है, ये आपका पॉइंट बी है, एक पर्सन यहाँ खड़ा हुआ है, इसको ए से बी पहुंचना है, तो उसके पास अभी बहुत सारा फालतू टाइम है, वो थोड़ा यहाँ घूमा, यहाँ घूमा, यहाँ से घूमते हुए वो यहाँ बी पर पहुंचा। जबकि अगर वो पर्सन चाहता तो वो सीधे भी चले जा सकता था एक स्ट्रेट लाइन में यहाँ। तो ये जो पाथ उसने ट्रेवल करा है इतना बड़ा, ये उसका डिस्टेंस कहलाएगा, टोटल डिस्टेंस में। उसमें मैंने आपको बताया डिस्टेंस में आपको डायरेक्शन की जरूरत नहीं है। अब अगर वही बात करें, उसको अपना टाइम सेव करना है, उसको फालतू नहीं घूमना, वो ए पॉइंट सीधे बी पॉइंट पर पहुंच गए, तो ये उसके पास शॉर्टेस्ट पाथ था। तो ये जो आप येलो कलर की लाइन देख रहे हो, ये जो शॉर्टेस्ट पाथ है, ये आपका डिस्प्लेसमेंट होगा, क्योंकि यहाँ डायरेक्शन अब इंक्लूड हो गया है। पहले डायरेक्शन इंक्लूड नहीं था, उसको जहां जाना है वहां जा सकता है, मगर जीरो भी नहीं होगा डिस्टेंस, क्योंकि उसने कुछ ना कुछ तो डिस्टेंस ट्रेवल करा है, और काफी ज्यादा करा है। तो डिस्टेंस कभी भी आपका जीरो नहीं होगा। डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है, कब होगा अभी हम थोड़ी देर में देखेंगे। अब आप यहां देख सकते हो, अभी डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, जो शॉर्टेस्ट पाथ है। तो जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में, हम उसको डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। और डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन आ जाता है, इसलिए एक ऐसी क्वांटिटी हो जाती है ये वेक्टर क्वांटिटी। और दोनों में जो सिमिलरिटी है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों को मेजर करने के लिए जो एसआई यूनिट है वो आपकी मीटर है। एंड नेक्स्ट पॉइंट, इन डिस्प्लेसमेंट द डायरेक्शन ऑफ द मोशन इज ऑलवेज डायरेक्टेड फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन। जो कि मैंने अभी आपको बताया था, जब भी आपको इनिशियल से फाइनल पोजीशन में एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के थ्रू चलना है, तो जहां डायरेक्शन वर्ड इंक्लूड हो गया, तो वो डिस्टेंस नहीं रहा, वो किस में कन्वर्ट हो गया, एक डिस्प्लेसमेंट। अगर वही स्टूडेंट हम वापस बात करें, मेरे पास 2 पॉइंट्स थे, ये इनिशियल पॉइंट था मेरे पास ए, यहाँ एक पॉइंट था मेरे पास बी। तो हमने देखा था जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस था, वो ए बी के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस था वो हमारा डिस्प्लेसमेंट हो गया था। अब सपोज करो
मैंने इस पॉइंट बी को हटा दिया। एक पर्सन है, वापस उसके पास बहुत सारा फालतू टाइम है, अभी वो यहाँ से गोल घूम फिर के वापस अपनी पोजीशन पे पहुंच गया। तो इसने जब इतनी मेहनत करी, इतना पूरा घूमा, तो क्या इसका डिस्टेंस 0 हुआ? नहीं, इसने कुछ ना कुछ तो स्टेप्स चले, और काफी स्टेप्स चले, तो यहाँ डिस्टेंस तो 0 नहीं हुआ, कुछ ना कुछ डिस्टेंस रहा होगा। मगर जभी भी आपकी इनिशियल, अब ये पूरा घूम के वापस अपनी इनिशियल पोजीशन पे आ गया, तो यहाँ इसकी इनिशियल पोजीशन भी ये है और फाइनल पोजीशन भी ये है। तो जभी भी आपकी इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम होगी, तब उस केस में डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा, डिस्टेंस 0 नहीं होगा, कि उसने कुछ ना कुछ तो डिस्टेंस कवर करा है। तो डिस्टेंस 0 नहीं होगा, डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है। और कब 0 हो सकता है? जब आपकी इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम होगी। अब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को स्टूडेंट आप इस डायग्राम के थ्रू देख सकते हो। एक बच्चा है जो साइकिल चला रहा है, उसको ट्री ए से ट्री सी पर जाना है। तो अगर इस बच्चे ने पहले ट्री ए से अपना स्टार्ट करा घूमना, तो ये ट्री ए से अगर पहले एक हाउस में पहुंच गया बी पॉइंट पर, तो यहां से यहां उसने 4 मीटर चला, सपोज करो। यहां से बी से सी उसने ट्रेवल करा 3 मीटर। तो टोटल उसका डिस्टेंस कितना ट्रेवल हो गया? 4 + 3 7। तो ये उसका डिस्टेंस हो गया 7। मगर अगर वो यहाँ से स्ट्रेट जाता, तो वो 5 मीटर की दूरी पर ही उस ट्री पे पहुंच जाता। तो यहाँ जो ये 5 होता, ये 5 होता डिस्प्लेसमेंट। तो जो हमने पहले भी देखा था, जो शॉर्टेस्ट पाथ रहता है इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में, वो आपका डिस्प्लेसमेंट होता है। वहीं आप यहाँ देखेंगे, आपको अगर एक हाउस से दूसरे हाउस तक जाना है, तो एक पर्सन ने पहले यहाँ 400 मीटर स्ट्रेट गया, फिर 400 मीटर, फिर 200 मीटर, फिर 100 मीटर, फिर 200 मीटर। बट अगर वो सीधे चले जाता, तो 500 मीटर में ही उसको मिल जाता। तो ये वाली जो 500 मीटर वाली चीज हो गई, ये आपका डिस्प्लेसमेंट हो गया। और ये जो टोटल पाथ है, 400 + 400 800, 800 200 1000 1100 1300। तो डिस्टेंस यहाँ 1300 मीटर हो गया। 1300 मीटर जो है वो आपका डिस्टेंस है, और 500 मीटर जो है वो आपका डिस्प्लेसमेंट है। अगर हम इस ट्रैक की बात करें, एक बच्चा है, वो पॉइंट ए से पॉइंट बी पर गया 3 मीटर, फिर सी पर 5 मीटर में पहुंचा, फिर डी तक आने में उसने 3 मीटर का डिस्टेंस कवर करा, फिर वापस ए तक आने के लिए 5 मीटर। तो हम यहाँ देखेंगे जो उसने टोटल डिस्टेंस कवर करा है 3 + 5 अगेन 3 + 5। सो टोटल 16 मीटर उसने डिस्टेंस कवर कर लिया। मगर उसकी इनिशियल और फाइनल पोजीशन, ये पूरा एक राउंड लगा के वापस तो अपनी इनिशियल पोजीशन पे आ गया। यहाँ इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम हो गई। तो जब भी इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम होगी, तो आपका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट आपका 0 हो जाएगा। तो अगर हम बात करें अगर स्पीड के बारे में, तो अगर आपकी स्पीड है 100 किलोमीटर पर आवर, यहाँ कोई डायरेक्शन इंक्लूड नहीं है, तो ये स्पीड क्या है? स्केलर क्वांटिटी। अगर मैंने बोला 100 किलोमीटर पर आवर एक कार जा रही है साउथ डायरेक्शन में, तो यहाँ स्पीड के साथ साथ क्या ऐड हो गया? डायरेक्शन। तो स्पीड और डायरेक्शन जब ऐड हो गया, तो आपका ये किस में कन्वर्ट हो गया? ये वेलोसिटी में। क्योंकि यहाँ क्या आ गया था? यहाँ आपका डायरेक्शन आ गया था साउथ डायरेक्शन में। इसलिए स्पीड स्केलर क्वांटिटी होती है, और वेलोसिटी जो होती है वो वेक्टर क्वांटिटी। आप उसको याद भी रख सकते हो, एस से स्पीड, एस से स्केलर, वी से वेलोसिटी, वी से वेक्टर। नाउ विल सी डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। सो डिस्टेंस की बात करें, टोटल और कंप्लीट पाथ जो ट्रेवल हो रहा है एक ऑब्जेक्ट के थ्रू, जो कंप्लीट पाथ ट्रेवल हो रहा है वो आपका डिस्टेंस होगा, और जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में, उसको हम डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। डिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव और 0। डिस्टेंस हमेशा कैसा रहेगा? पॉजिटिव रहेगा। इस चीज का ध्यान रखना स्टूडेंट। डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और 0। तो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, मगर डिस्टेंस ऑलवेज क्या रहेगा? पॉजिटिव रहेगा।
डिस्टेंस कैसी क्वांटिटी है? डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्टेंस डज नॉट डिक्रीज विथ टाइम, डिस्प्लेसमेंट कैन डिक्रीज विथ। डिस्टेंस की बात करें, इट नेवर लेस देन डिस्प्लेसमेंट वैल्यू, इट इज इक्वल और लेस देन डिस्टेंस वैल्यू। तो अगर मैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में एक रिलेशन लिखूं, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में स्टूडेंट क्या छोटा होगा? डिस्प्लेसमेंट तो हमेशा छोटा होगा और डिस्टेंस हमेशा बड़ा होगा। मगर अगर दो पॉइंट है ए और बी, इसके बीच में एक ही रास्ता है, ये स्ट्रेट, तो यही मेरा डिस्टेंस हुआ, यही डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल भी हो सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, डिस्प्लेसमेंट जो है, डिस्प्लेसमेंट हमेशा छोटा होगा किससे? डिस्टेंस से। यही चीज यहां लिखी है, डिस्टेंस इज नेवर लेस देन डिस्प्लेसमेंट वैल्यू। डिस्टेंस कभी भी छोटा नहीं होगा, तो डिस्टेंस हमेशा कैसा होगा? बड़ा होगा। और डिस्प्लेसमेंट इज आइदर इक्वल, या तो वो डिस्टेंस के बराबर होगा या तो उससे लेस होगा, लेस देन डिस्टेंस वैल्यू। डिस्टेंस को हम नॉर्मली डी से डिनोट करते हैं, डिस्प्लेसमेंट को हम एस से डिनोट करते हैं। और अगर आपको डिनोट करना है तो आप एस के ऊपर वेक्टर भी लगा सकते हो, तो इट रिप्रेजेंट डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इट गिव्स द कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट द पाथ ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट। तो डिस्टेंस जो है वो प्रॉपर पाथ का कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको दे देगा, मगर डिस्प्लेसमेंट इट डज नॉट गिव द कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट द पाथ ट्रेवल, क्योंकि ये शॉर्टेस्ट होता है, मगर डिस्टेंस शॉर्टेस्ट पाथ नहीं है। तो ये एक्चुअल इंफॉर्मेशन पूरे पाथ की हमें बताता है। जो एक्चुअल पाथ एक ऑब्जेक्ट ने कवर करा है, उस चीज को डिस्टेंस शो करेगा, डिस्प्लेसमेंट एक्चुअल पाथ शो नहीं करता। सो नेक्स्ट टॉपिक इज स्पीड। स्पीड जो हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो वो उसका फॉर्मूला होता है। सो एक्चुअली स्पीड इज व्हाट? द रेट ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड और कवर्ड बाय अ बॉडी। सो यहाँ जो रेट है, रेट मीन्स व्हाट? विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। सो टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये हमारा होता है स्पीड का फॉर्मूला, डिस्टेंस अपॉन टाइम, जो हमने पहली क्लासेस में भी पढ़ा हुआ है। अगर हम इसकी बात करें एसआई यूनिट की स्टूडेंट्स, तो एसआई यूनिट स्पीड की होगी मीटर पर सेकंड। अब आपको ये चीज यहां से समझ में आएगी, डिस्टेंस की एसआई यूनिट क्या होती है? लेंथ मेजर करने के लिए, डिस्टेंस मेजर करने के लिए मीटर, मीटर इसका एसआई यूनिट है। टाइम का एसआई यूनिट सेकंड। तो स्पीड की यूनिट क्या हो गई? मीटर पर सेकंड। और डिस्टेंस कैसी यूनिट है? स्केलर या वेक्टर क्वांटिटी? डिस्टेंस है हमारी स्केलर क्वांटिटी। तो डिस्टेंस अगर हमारी स्केलर क्वांटिटी है, तो स्पीड भी कैसी हो गई? स्पीड भी हमारी स्केलर क्वांटिटी। अगर हम बात करें एवरेज स्पीड की, सो एवरेज स्पीड ऑफ अ बॉडी इज डिफाइंड एज टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। सो इसको अगर हम मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करें, सो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी, जो डिफरेंट डिस्टेंसेस है डिफरेंट टाइम इंटरवल में, अपॉन टोटल टाइम टेकन, तो ये एवरेज स्पीड का फॉर्मूला हो जाएगा। एवरेज स्पीड की भी यूनिट वही होगी, मीटर पर सेकेंड, ऐसा यूनिट। नाउ नेक्स्ट इज अवर वेलोसिटी। सो व्हेन वी इंक्लूड डायरेक्शन, जब भी हम डायरेक्शन को इंक्लूड कर लेंगे मोशन विद स्पीड में, नॉर्मली जो स्पीड थी उस स्पीड में अगर डायरेक्शन इंक्लूड हो जाएगा, देन वो स्केलर क्वांटिटी नहीं रहेगी, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी? फिजिकल क्वांटिटी में। उस फिजिकल क्वांटिटी को हम क्या बोलेंगे? वेलोसिटी। सो वेलोसिटी इज द स्पीड विथ डायरेक्शन। सो वेलोसिटी क्या है? स्पीड। उस स्पीड में क्या इंक्लूड हो गया है? दूसरा फील्ड, डायरेक्शन। सो वेलोसिटी इज डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। स्पीड ध्यान रखना स्टूडेंट, स्पीड क्या था? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। वेलोसिटी क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट खुद कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी? वेक्टर क्वांटिटी। तो अगर वेलोसिटी का अगर मैथमेटिकली फॉर्मूला रिप्रेजेंट करे, तो यहां आता है डिस्प्लेसमेंट कवर्ड अपॉन टाइम टेकन, अपॉन टाइम। अगर एसआई यूनिट की बात करें, एसआई यूनिट सेम ही रहेगी, डिस्प्लेसमेंट भी किस में मेजर होता है? मीटर्स में।
टाइम सेकंड। तो वेलोसिटी की भी स्पीड क्या होगी, एसआई यूनिट, सॉरी, वेलोसिटी की एसआई यूनिट भी क्या होगी, मीटर पर सेकंड। बस आपको ध्यान रखना है वेलोसिटी में क्या इंक्लूड होता है, डिस्प्लेसमेंट, और स्पीड में डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर हम बात करें एवरेज वेलोसिटी की, तो एवरेज वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज डिफाइंड एज नेट डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम ट्रेवल। सो टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन, एक ही फॉर्मूला होता है जो कि हम एवरेज स्पीड से अगर कंपेयर करें, वहां टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम था, यहाँ टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम है। और अगर वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी का एक और फॉर्मूला जो होता है, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम टेकन। अगर आपके पास दो वेलोसिटी है, एक इनिशियल वेलोसिटी है और एक फाइनल वेलोसिटी, उसका अर्थमेटिक मीन, दोनों का एवरेज निकाल लिया, मगर ये एवरेज नहीं है। ध्यान रखना स्टूडेंट, इनिशियल वेलोसिटी सपोज करो आपके पास है 15 किलोमीटर पर आवर और फाइनल वेलोसिटी है 30 किलोमीटर पर आवर। तो अब अगर मैं इसको एवरेज समझूं तो एवरेज नहीं है। बच्चे अक्सर यहाँ गलती करते हैं, सम डिवाइडेड बाय 2, मगर ये डिवाइडेड बाय 2 नहीं होगा। अपॉन क्या है, टोटल टाइम टेकन। अगर 15 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने में उसको 5 सेकंड लगे और 30 किलोमीटर कवर करने में उसको 10 सेकंड लगे, तो ये 5 प्लस 10 टोटल टाइम इंटरवल होगा। तो एवरेज वेलोसिटी को आप ऐसे ना समझे कि अर्थमेटिक मीन निकाल लिया मैंने, तो ये इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम टेकन है। तो एवरेज वेलोसिटी के ये दो फॉर्मूले चलते हैं, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन और इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी या सम ऑफ द वेलोसिटीज अपॉन टोटल टाइम टेकन। Now, here is some basic comparison between speed and velocity. So, speed refers to the distance covered by an object in a unit time, whereas velocity refers as displacement of an object in a unit time. What this speed and velocity determines, how fast, अगर हम speed की बात करें तो how fast something is moving, that is called its speed, in which direction something is moving, जो कि हमने अभी देखा था वेलोसिटी में क्या स्पीड के साथ साथ एक चीज और इंक्लूड हो जाती है, डायरेक्शन। इन विच डायरेक्शन समथिंग इज मूविंग, दैट इज कॉल्ड वेलोसिटी। और स्पीड भी इसमें इंक्लूड रहेगी, प्लस साथ में क्या आ जाता है, डायरेक्शन। अगर हम बात करें, स्पीड स्केलर क्वांटिटी होती है, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी होती है। स्पीड क्या इंडिकेट करती है, हाउ रैपिडली द ऑब्जेक्ट इज मूविंग, हाउ रैपिडली एंड द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। स्पीड रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस है, वेलोसिटी रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट है। व्हेन द बॉडी रिटर्न टू इट्स इनिशियल पोजीशन, जब बॉडी रिटर्न हो जाएगी अपने इनिशियल पोजीशन में, तो उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, जीरो नहीं होगी। वेलोसिटी उस केस में जीरो हो जाएगी, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, जीरो। इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम हो गई, तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या हो गई, जीरो, मगर डिस्टेंस जीरो नहीं हुआ है, तो इसलिए स्पीड जीरो नहीं होगी। वेलोसिटी जीरो हो जाएगी कब, जब इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम होगी। और क्यों जीरो होगी स्टूडेंट्स वेलोसिटी, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इनिशियल फाइनल पोजीशन जब सेम होती है तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाता है, जीरो। तो जीरो अपॉन वॉट एवर टाइम टेकन, सपोज 50 सेकेंड्स लिया, तो भी क्या होगी, वेलोसिटी की वैल्यू जीरो होगी। अगर हम एक मूविंग ऑब्जेक्ट की स्पीड के बारे में बात करें, सो स्पीड ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट कैन नेवर बी नेगेटिव, स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं होगी। बट अगर हम वेलोसिटी की बात करें तो वो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है, जो कि हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में भी डिफरेंस देखा था स्टूडेंट। डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव, पॉजिटिव और जीरो हो सकता है। वैसे ही वेलोसिटी आपकी नेगेटिव, पॉजिटिव और जीरो हो सकती है, क्योंकि वेलोसिटी क्या है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो हर टाइम इंटरवल पर उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो कभी स्पीड ज्यादा हो सकती है, कभी कम हो सकती है। अगर आपकी फाइनल वेलोसिटी कम है, इनिशियल वेलोसिटी ज्यादा है, सपोज करो अगर आप एक बाइक चला रहे हो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे, तो आपकी इनिशियल वेलोसिटी अभी 60 किलोमीटर है, आपने सडनली ब्रेक लगाया तो आपकी स्पीड होगी 10 किलोमीटर। तो अगर हम लिखें फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, तो फाइनल वेलोसिटी ब्रेक लगाने के बाद कितनी हो गई थी, 10, इनिशियल कितनी थी, 60। तो अगर हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा, -50। तो यहाँ वेलोसिटी आपकी कैसे होगी, नेगेटिव। तो इसलिए वेलोसिटी नेगेटिव, पॉजिटिव और जीरो हो सकती है। जीरो कब होगी, जब डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा।
तो इसको हम अगर एक एग्जांपल देखें यहाँ, अगर हम बात करें, अगर मैंने लिखा है दिस कार स्पीड इज 60 किलोमीटर पर आवर, इस कार की स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर है, तो यहाँ स्पीड आया क्योंकि यहाँ कोई डायरेक्शन नहीं शो हुआ था। अगर हम लिखे द कार हैज वेलोसिटी ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर टू द वेस्ट, तो यहाँ वेस्ट जो है एक डायरेक्शन इंक्लूड हो गया है, इसलिए अब यहाँ हम कार की स्पीड नहीं लिखेंगे, यहाँ क्या आ जाएगा, कार हैज वेलोसिटी। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज एक्सक्लेरेशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो एक्सक्लेरेशन इज डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अगेन रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट मींस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सो जब भी वेलोसिटी चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, सो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड व्हाट, एक्सक्लेरेशन। सो अगेन यहाँ वेलोसिटी वर्ड यूज हुआ है, तो वेलोसिटी खुद कैसी क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी, तो एक्सक्लेरेशन भी कैसा हो जाएगा, एक्सक्लेरेशन भी आपका वेक्टर क्वांटिटी कहलाएगी। सो इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी बिकॉज इट हैज डायरेक्शन। नाउ अब अगर हम बात करें एक्सक्लेरेशन की यूनिट की, तो एक्सक्लेरेशन का जो मैथमेटिकली फॉर्मूला है चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और चेंज इन वेलोसिटी की अगर हम यूनिट लिखें, वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम आपका सेकंड हो गया, अपॉन टाइम टेकन। सो ये जो अभी मैंने यूनिट लिखी है वो वेलोसिटी की यूनिट लिखी है, मीटर पर सेकंड, अपॉन अगर टाइम टेकन की जगह फिर मैंने सेकंड लिखा, तो ओवरऑल आपका क्या हो जाएगा, मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर। तो इसी चीज को हम लिखते हैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ऐसा यूनिट बात करना एक्सेलरेशन की, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो स्टूडेंट जब आप न्यूमेरिकल करोगे इस चैप्टर के, तो आप इस चीज को डायरेक्टली यूनिट देख के समझ जाओगे कि आपको वेलोसिटी दी है या एक्सेलरेशन दिया है। सपोज करो अगर मैंने लिखा 5 मीटर पर सेकंड, तो ये क्या हुआ, ये आपकी वेलोसिटी हो गई। अगर पर मीटर स्क्वायर लिखा हुआ है, पर मीटर 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिखा हुआ है, तो पर सेकंड स्क्वायर, इस स्क्वायर को देखो आप क्या समझ जाओगे, ये किसकी वैल्यू है, ये एक्सक्लेरेशन की, क्योंकि एसआई यूनिट जो एक्सक्लेरेशन की होती है वो होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नाउ अब इससे जो हम एक्सक्लेरेशन फॉर्मूला लिखते हैं वो कई बार हम ये भी लिखते हैं v माइनस यू अपॉन टी टू माइनस टी वन। तो यहाँ ये फॉर्मूला कैसा है स्टूडेंट, सपोज द वेलोसिटी ऑफ द कार इज यू, ये कार की एक इनिशियल वेलोसिटी होगी, इनिशियल वेलोसिटी को हम यू से रिप्रेजेंट करते हैं एट टाइम t1, t1 टाइम पर कार की वेलोसिटी क्या थी, यू थी इनिशियल वेलोसिटी। एट टाइम t2, t2 टाइम पर कार की वेलोसिटी चेंज हो गई, अब उसकी जो फाइनल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, v से, v क्या हुई आपकी फाइनल वेलोसिटी, और इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है, u से रिप्रेजेंट करते हैं। बहुत सिंपल है, एबीसीडी में यू पहले आता है कि वी पहले आता है, यू पहले आता है तो इनिशियल वेलोसिटी यू हो गई, वी बाद में आता है तो फाइनल वेलोसिटी वी हो गई। तो चेंज, अब हमने एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या पढ़ा था, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, तो फाइनल वेलोसिटी वी हो गई माइनस इनिशियल वेलोसिटी यू हो गई, अपॉन टाइम टेकन, टाइम इंटरवल क्या था, फाइनल वेलोसिटी का टाइम इंटरवल हमने देखा था t2 था, t2 माइनस टी, t1 हमारा पहला वाला टाइम इंटरवल था। तो अगर हम इस चीज को एक एग्जांपल के थ्रू देखें, इनिशियल वेलोसिटी यहाँ u से डिनोट करेंगे, u इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, 30 माइल्स पर आवर लिखा है मैंने यहाँ, और फाइनल वेलोसिटी को हम किससे डिनोट करेंगे, v से, वो कितनी थी 32 माइल्स पर आवर। तो अगर अब मैं यहाँ एक्सक्लेरेशन निकालू, एक्सक्लेरेशन क्या होगा, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी मीन्स 32 माइनस 30 अपॉन t2 माइनस t1। यहां सपोज करो टाइम था आपका 2 सेकेंड्स और यहां टाइम था आपका 4 सेकेंड्स। तो जब मैं t2 माइनस, ये t2 की वैल्यू हो गई आपकी और ये t1 की, सो t2 माइनस t1 करोगे तो 4 माइनस 2 हो जाएगा ये आपका। तो अब आपकी जो एक्सक्लेरेशन की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी आपकी 32 माइनस 30 2 अपॉन 4 माइनस 2 अगेन 2, सो इट विल बी 1। एक्सक्लेरेशन की वैल्यू क्या आ गई 1। अब यहां माइल्स पर आवर स्पीड लिखी थी हमने,
तो जो एक्सेलरेशन हो जाएगा वो हो जाएगा माइल पर आवर स्क्वायर। तो बस आपको जस्ट यहाँ समझ में आना चाहिए, फाइनल वेलोसिटी को हम v से रिप्रेजेंट करेंगे, इनिशियल वेलोसिटी को हम u से रिप्रेजेंट करेंगे, और एक्सेलरेशन जो रहेगा, एक्सेलरेशन होगा आपका चेंज इन वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। नाउ नेक्स्ट इज रिटार्डेशन। सो नेगेटिव एक्सेलरेशन इज कॉल्ड रिटार्डेशन। एक्सेलरेशन अभी हमने जस्ट पढ़ा है, अगर एक्सेलरेशन की वैल्यू नेगेटिव आती है तो वो नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम क्या बोलते हैं? रिटार्डेशन। सो इफ द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज डिक्रीजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो कभी भी एक ऑब्जेक्ट है या एक बॉडी है उसकी स्पीड डिक्रीज हो रही है टाइम के साथ साथ, तो ऐसे एक्सेलरेशन को हम नेगेटिव एक्सेलरेशन बोलते हैं, और इसी नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम रिटार्डेशन बोलते हैं। अगेन एक्सेलरेशन की एसआई यूनिट भी वही रहेगी, एक्सेलरेशन की एसआई यूनिट हमने पढ़ी थी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो वही रिटार्डेशन की भी यूनिट रहेगी। सो एसआई यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन एंड रिटार्डेशन इज सेम, एक्सेलरेशन ऑफ और रिटार्डेशन दोनों की एसआई यूनिट क्या होगी? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब हम बात करें जब वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है टाइम के साथ साथ, टाइम बढ़ रहा है और वेलोसिटी भी बढ़ रही है, तो आपका एक्सेलरेशन कैसा होगा? पॉजिटिव एक्सेलरेशन। अगर वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है, वेलोसिटी कम हो रही है और टाइम आपका इंक्रीज हो रहा है, तो आपका एक्सेलरेशन कैसा हो जाएगा? नेगेटिव एक्सेलरेशन हो जाएगा। इसी नेगेटिव एक्सेलरेशन को रिटार्डेशन बोलते हैं या डी एक्सेलरेशन बोलते हैं। इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू देखेंगे स्टूडेंट। अगर एक कार सपोज करो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आ रही है और उसको सामने एक पेड़ दिख गया है, तो अब वो कंटिन्यू स्पीड तो 60 किलोमीटर से अगर चलती रहेगी तो स्पीड से टकरा जाएगी, तो उसने क्या करा? अपनी स्पीड को कम कर दी। तो अगर यहाँ इनिशियल वेलोसिटी, अभी इस कार कितने की स्पीड पे चल रही थी? 60 की स्पीड से। अब वो यहाँ पेड़ से ना टकराए, इस पॉइंट तक आते आते उसने अपनी स्पीड ब्रेक लगाया, और ब्रेक लगाने के बाद उसकी स्पीड हो गई 10 किलोमीटर पर आवर। तो अब उसकी फाइनल स्पीड कितनी हो गई ब्रेक लगाने के बाद? 10 किलोमीटर पर आवर। अब जब हम एक्सेलरेशन कैलकुलेट करेंगे यहाँ, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, तो जब हम फाइनल वेलोसिटी देखेंगे, फाइनल वेलोसिटी ब्रेक लगाने के बाद कितनी थी? 10। इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी? 60। तो 10 माइनस 60 विच इज इक्वल टू -50। टाइम जो भी टाइम लगा होगा, सपोज करो T2 पे 4 सेकंड था हमारा ट्रू, तो वो आप उसको पर्टिकुलर टाइम T2 माइनस T1 कर लेंगे। बस बेसिकली आपको यहाँ देखना है, यहाँ जो इनिशियल वेलोसिटी थी, इनिशियल वेलोसिटी ग्रेटर थी किससे? फाइनल वेलोसिटी से। तो जब भी इनिशियल वेलोसिटी ज्यादा होगी और फाइनल वेलोसिटी कम होगी, उस केस में आपका नेगेटिव एक्सेलरेशन होगा, रिटार्डेशन। सो स्टूडेंट्स, अवर नेक्स्ट टॉपिक इज यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। जैसा हमने पढ़ा था यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन, सेम वैसे ही है यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। सो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट। तो जब भी रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी, देन इट इज सेड टू बी एक्सेलरेशन इज योर यूनिफॉर्म। तो अगर इसका एग्जांपल देखें, सो व्हेनेवर अ बॉल इज falling freely, a ball is rolling on an inclined plane, a car is accelerating on a straight road without any traffic. ट्रैफिक फ्री रोड पर अगर एक कार चल रही है, तो ये सारे जो एक्सेलरेशन है, ये इसके एग्जांपल आ जाएंगे, ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की। क्यों? क्योंकि यहाँ जो चेंज ऑफ वेलोसिटी है वो क्या है? कांस्टेंट है। और जब भी रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी चेंज होगी विथ टाइम, मींस रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, हर टाइम इंटरवल पर अलग अलग रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी हो रही है। मतलब 5 सेकंड के बाद वेलोसिटी फिर चेंज हुई, अगले 5 सेकंड के बाद फिर वेलोसिटी चेंज हुई। तो जब भी चेंज ऑफ वेलोसिटी कंटिन्यूस होगी, सो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी चेंजेस। सो जो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है वो हर टाइम इंटरवल के बाद चेंज हो रही है, तो जो एक्सेलरेशन होगा वो एक्सेलरेशन कैसा होगा? नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा। अगर हम इसके एग्जांपल की बात करें, सो इफ अ कार इज एक्सेलरेटिंग ऑन अ रोड विथ ट्रैफिक, सो अगर आप एक ट्रैफिक वाली रोड पर कार चला रहे हो, तो अगर ट्रैफिक ज्यादा है तो आपकी स्पीड वैसे ही कम हो जाएगी, तो मींस उस केस में वेलोसिटी चेंज हो गई। अगर ट्रैफिक बहुत कम है तो आपकी वेलोसिटी ज्यादा हो जाएगी। तो जो चेंज हो रही है वेलोसिटी टाइम के साथ साथ, तो जब भी वेलोसिटी चेंज होगी तब वो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो जाएगा, और अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो जाएगा।
Now, if you will draw the graph of uniform acceleration, so it will be a straight line. और अगर हम जब ग्राफ बनाएंगे नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का, तो वो एक कर्व मिलेगा. नाउ स्टूडेंट विल सी द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन. सो इससे कई बार बहुत क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको ये ग्राफ से समझ में आना चाहिए कि ये ग्राफ क्या शो कर रहा है. तो अगर हम देखें यहाँ, जो फर्स्ट ग्राफ है हमारा डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, वो डिस्टेंस और टाइम जनरली हम एक्स एक्सिस पर लेते हैं. तो डिस्टेंस और टाइम के बीच में जब ग्राफ हमने प्लॉट करा, तो आप बता सकते हो डिस्टेंस और टाइम को क्या रिलेट करता है, स्पीड. तो अगर ये स्ट्रेट लाइन है तो ये कैसी स्पीड है, यूनिफॉर्म स्पीड. अगर ये कर्व है तो ये क्या है, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड. अगर ये एक स्ट्रेट लाइन है पैरेलल टू एक्स एक्सिस, एक स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन और ये पहली वाली स्ट्रेट लाइन में अंतर है, ये यूनिफॉर्म स्पीड है और ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस है. तो इस केस में हम देख सकते हैं स्टूडेंट डिस्टेंस सेम है. अगर सपोज करो ये 10 किलोमीटर है यहाँ पर, तो 10 किलोमीटर फर्स्ट सेकंड पे भी 10 किलोमीटर, सेकंड सेकंड पे भी है, थर्ड सेकंड पे भी टाइम 10 किलोमीटर ही है. तो डिस्टेंस सेम है, टाइम बढ़ता जा रहा है, तो मतलब डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा है, डिस्टेंस फिक्स है. तो ये कैसा केस होगा, ये स्टेशनरी केस होगा, मतलब ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा है उस केस में. तो आपको ध्यान रखना है, जब भी डिस्टेंस टाइम ग्राफ है तो डिस्टेंस और टाइम को क्या रिलेट करेगा, स्पीड. अगर वही चीज डिस्टेंस की जगह डिस्प्लेसमेंट होगा तो वेलोसिटी हो जाएगी. अगर मैं यहाँ डिस्टेंस की जगह डिस्प्लेसमेंट कर दूं, तो डिस्प्लेसमेंट और टाइम को क्या रिलेट करेगा, वेलोसिटी, तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो जाएगा. अगर यहाँ डिस्प्लेसमेंट और टाइम ऐसा कर्व होगा तो ये क्या हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो जाएगी. नाउ नेक्स्ट जो ग्राफ है हमारा, वो किसको रिलेट कर रहा है, वेलोसिटी और टाइम को. टाइम आपका एक्स एक्सिस पर हो गया, वेलोसिटी वाई एक्सिस पे. और वेलोसिटी और टाइम को क्या रिलेट करता है, एक्सक्लेरेशन. हमने पढ़ा है एक्सक्लेरेशन क्या होता है, v अपॉन टी, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम. तो अगर ये स्ट्रेट लाइन है तो कैसा एक्सक्लेरेशन है, ये यूनिफॉर्म एक्सक्लेरेशन है. अगर ये कर्व जा रहा है तो ये कैसा हुआ, नॉन यूनिफॉर्म एक्सक्लेरेशन हुआ. अगर ये स्ट्रेट लाइन है पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो ये कैसा हुआ, ये नॉन यूनिफॉर्म है और नो एक्सक्लेरेशन. क्यों, क्योंकि यहाँ वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, तो इसको हम नो एक्सक्लेरेशन बोलेंगे. या यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म क्यों बोलेंगे, क्योंकि ये यहाँ वेलोसिटी कांस्टेंट है. तो अगर वेलोसिटी कांस्टेंट या वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रही है, तो अगर वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही तो एक्सचेंज इन वेलोसिटी क्या हो जाएगा, जीरो. तो उस केस में ये क्या हो जाएगा, नो एक्सक्लेरेशन हो जाएगा. अगर ये ग्राफ कुछ डाउनवर्ड्स जाता दिख रहा है आपको, तो ये क्या होगा, ये होगा यूनिफॉर्म रिटार्डेशन. क्योंकि यहाँ इनिशियल वेलोसिटी ज्यादा थी, फाइनल वेलोसिटी कम है. और ये स्ट्रेट लाइन क्या शो करती है, स्ट्रेट लाइन शो करती है यूनिफॉर्म. तो ये क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म रिटार्डेशन. अगर ये ऐसा कर्व होता, कुछ सपोज करो इस टाइप का कर्व होता, तो ये नॉन यूनिफॉर्म रिटार्डेशन हो जाता. नाउ स्टूडेंट अवर नेक्स्ट टॉपिक इज डेरिवेशंस ऑफ इक्वेशंस ऑफ मोशन. सो हमारे पास तीन इक्वेशंस हैं मोशंस की, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर, और v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as. तो हम एक एक करके इसका डेरिवेशन देखेंगे, और ये स्टूडेंट बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि अक्सर एक ना एक इक्वेशन का डेरिवेशन आपको एग्जाम में पूछा जाता है. तो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, इसको हम वेलोसिटी टाइम इक्वेशन भी बोलते हैं, या वेलोसिटी टाइम रिलेशन. सो द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ द मोशन इज v इक्वल टू यू प्लस ए टी. तो ये जो इक्वेशन है ये कहाँ से आई, इसका डेरिवेशन हमें करना है, बहुत ही छोटा सा डेरिवेशन है. So ये जो इक्वेशन इट गिव्स द वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय अ बॉडी इन टाइम t. नाउ लेट्स कंसीडर द बॉडी विच हैविंग द इनिशियल वेलोसिटी u. उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, u. नाउ सपोज इफ इट इज सब्जेक्टेड टू अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ये कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन a से मूव कर रही है, सो दैट आफ्टर टाइम t टाइम के बाद इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जा रही है, इसकी फाइनल वेलोसिटी v हो रही है. तो हमारे पास फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू क्या हो गई, v. इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गया हमारे पास, u. और t टाइम के बाद इसकी फाइनल वेलोसिटी v हो रही थी. तो हमने पढ़ा है एक्सेलरेशन का फॉर्मूला स्टूडेंट्स. एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम. तो हम यहाँ देखेंगे एक्सेलरेशन को हम क्या लिख सकते हैं, चेंज इन वेलोसिटी मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी. फाइनल वेलोसिटी क्या थी टी टाइम के बाद, टी टाइम के बाद फाइनल वेलोसिटी थी v. तो मैंने फाइनल वेलोसिटी की जगह v रख दिया, माइनस इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियली वेलोसिटी क्या थी u अपॉन
टोटल टाइम कितना लगा, टी टाइम के बाद चेंज हुई थी, तो इसको आप चाहो तो t2 माइनस टी1 कर सकते हो। t2 की वैल्यू उस केस में अगर आप t2 माइनस टी1 करोगे तो t2 की वैल्यू हो जाएगी आपकी t और t1 की वैल्यू हो जाएगी 0, क्योंकि इनिशियली आपका टाइम क्या था, 0। डायरेक्टली आपको लिखना है तो टोटल टाइम t सेकंड के बाद हो रहा था अपॉन t भी लिख सकते हो। फिर हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो a इंटू टी क्या हो जाएगा, at इक्वल टू v माइनस यू। फिर हम माइनस यू को लेफ्ट हैंड साइड भेज देंगे तो v की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये माइनस यू वहां जाके किस में हो जाएगा, प्लस यू। तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा, u प्लस एटी। तो यही है हमारी v इक्वल टू u प्लस एटी, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। नाउ सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। सो जो सेकंड इक्वेशन है हमारे मोशन की वो है हमारा s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ एटी स्क्वायर। सो इट गिव्स द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी इन टाइम t। तो अगर एक बॉडी मूव कर रही है टाइम t में, सो कंसिडर द बॉडी हैविंग इनिशियल वेलोसिटी u, उस बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी u है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मूव कर रही है, उसका यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन a है, टाइम t है, सो दैट इट्स फाइनल वेलोसिटी t टाइम के बाद उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो रही है, v हो रही है। और जो इतने टाइम t में उसने जितना डिस्टेंस ट्रेवल करा है, वो जो डिस्टेंस उस बॉडी ने ट्रेवल करा है वो डिस्टेंस है s। तो यहाँ हम डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं किससे, s से। ये जो डिस्टेंस है उसको हमने रिप्रेजेंट करा है s से। सो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी, मूविंग बॉडी इन टाइम t कैन बी फाउंड आउट बाय कंसिडरिंग द एवरेज वेलोसिटी। जो हम टोटल डिस्टेंस इसने ट्रेवल करा है वो हम कंसिडर करेंगे उसकी एवरेज वेलोसिटी निकाल के। और यहाँ हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी u है, फाइनल वेलोसिटी हमारे पास v है। तो जो एवरेज वेलोसिटी होती है, तो वो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला हमने पढ़ा है स्टूडेंट्स पहले भी। एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगी, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम। तो हम यहाँ इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू पुट कर देंगे u, फाइनल वेलोसिटी v अपॉन टोटल टाइम हमारा कितना लगा था t। तो हमारे पास एवरेज वेलोसिटी का वैल्यू जो आ गई वो आ गया है u प्लस वी अपॉन टी। अब अगर हम डिस्टेंस की बात करें, जो डिस्टेंस का नॉर्मली फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम, तो अगर हम यहाँ एवरेज वेलोसिटी की बात करें तो एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम लिख सकते हैं हम। तो डिस्टेंस का जो हमारा फॉर्मूला हो गया वो हो गया है एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। अब यहाँ स्टूडेंट्स ध्यान देना है, ये एवरेज ऑफ वेलोसिटी भी बोल सकते हो आप इस चीज को, एवरेज ऑफ वेलोसिटी, क्योंकि हर पॉइंट पर वेलोसिटी चेंज हो रही है। तो यहाँ हम नॉर्मली एवरेज ले लेंगे, दोनों वेलोसिटी का एवरेज। तो पहली वेलोसिटी क्या थी आपकी u, दूसरी वेलोसिटी क्या थी, फाइनल वेलोसिटी v। इन दोनों का अगर मैं एवरेज करूं u प्लस वी बाय 2, तो ये नॉर्मली मैंने एवरेज ऑफ वेलोसिटीज लिया है। तो u प्लस वी बाय 2 इंटू टी। नाउ स्टूडेंट जो अब हमारे पास डिस्टेंस s की वैल्यू आ गई है, वो s की वैल्यू क्या हो गई है अब हमारे पास u प्लस वी अपॉन 2 इंटू टी। अब जो हमारा एवरेज, ये ध्यान रखना, एवरेज ऑफ वेलोसिटीज है, इनिशियल और फाइनल दोनों का मैंने एवरेज निकाल लिया, u प्लस वी बाय 2 इंटू टी। अब यहाँ जो मेरे पास v है, ये जो आपके पास v दिख रहा है, इस v में आप फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से वैल्यू पुट कर सकते हैं। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या था, v इक्वल टू यू प्लस एटी। इसकी वैल्यू मैंने v की जगह सब्स्टिट्यूट कर दी, तो u एज इट इज रहा, v की जगह मैंने क्या पुट कर दिया, u प्लस एटी मल्टीप्लाई बाय t अपॉन 2। तो u प्लस यू क्या हो जाएगा, 2u। अगर आप इसको ऐड करोगे u प्लस यू क्या हो जाएगा, 2u प्लस एटी मल्टीप्लाइड बाय वॉट, t अपॉन 2। फिर t अंदर मल्टीप्लाई होगा, तो ये क्या हो जाएगा, 2ut प्लस a इंटू टी, ए इंटू टी इंटू टी, एटी स्क्वायर। अब सेपरेट करोगे जब आप इसको, इस चीज को हम सेपरेट लिख सकते हैं, 2 अपॉन यू टी अपॉन 2 प्लस एटी स्क्वायर अपॉन 2। तो ये 2 तो कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास s की वैल्यू क्या आ जाएगी, ut प्लस हाफ ऑफ एटी स्क्वायर। तो यही जो चीज है ये आपकी है सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन जो कि हमारा वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू एस, या वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू टू एस भी बोलते हैं हम इसको। सो इट गिव द वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय द बॉडी इन ट्रेवलिंग द डिस्टेंस एस। तो जितनी वेलोसिटी एक्वायर हो रही है बॉडी में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद, एस डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद। वापस इनिशियल वेलोसिटी हमारी u, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन a, टाइम t, फाइनल वेलोसिटी टाइम t के बाद जो फाइनल वेलोसिटी बन रही है वो हो रही है v। तो एवरेज वेलोसिटी
अब हम यहाँ पर जो थर्ड इक्वेशन निकालेंगे, थर्ड इक्वेशन जो है, थर्ड इक्वेशन जो हम कंसिडर करते हैं वो एलिमिनेटिंग टी, जो टी है टी को एलिमिनेट करते हैं फर्स्ट टू इक्वेशन ऑफ मोशन। तो फर्स्ट टू इक्वेशन ऑफ मोशन है, वहां से हम टी को एलिमिनेट कर देंगे तो हमारे पास ऑटोमेटिकली थर्ड इक्वेशन मिल जाएगी। तो हमने जो फर्स्ट इक्वेशन पढ़ी थी स्टूडेंट, बी इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो अगर मैं यहाँ से टी की वैल्यू निकालना चाहूँ तो ए टी इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ मैं, वी माइनस यू लिख सकता हूँ, यू को मैंने इधर भेज दिया वी माइनस यू, और टी के साथ ए मल्टीप्लाई में, तो ए को मैंने डिवीजन में भेज दिया, तो यहाँ मेरी टी की वैल्यू क्या गई, वी माइनस यू अपॉन ए, ये जो ए था ए डिवीजन में चला गया। अब जो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन थी स्टूडेंट्स, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर, यहाँ पर इस टी की वैल्यू को आपको पुट कर देना है। अब देख सकते हो स्टूडेंट, ये जो टी की वैल्यू निकाली इसको आप सेकंड इक्वेशन में पुट कर दो, u इक्वल टू टी की जगह मैंने क्या कर दिया, v माइनस यू अपॉन ए प्लस हाफ ए एज इट इज, फिर t की जगह मैंने क्या पुट कर दिया, v माइनस यू अपॉन ए का होल स्क्वायर, क्योंकि ये t का होल स्क्वायर था तो इस पूरे का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास ये इक्वेशन मिल जाएगी। यहां से आप देखोगे 2au 2uv कैंसिल आउट हो जाएगा, और v स्क्वायर, ये v स्क्वायर आ गया, माइनस 2u स्क्वायर और प्लस 2u स्क्वायर, ये माइनस यू स्क्वायर हो जाएगा। तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2s, ये माइनस यू स्क्वायर इधर चले जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में, तो वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s हो जाएगा। सो दिस इज कॉल्ड योर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो ये जो तीनों डेरिवेशन अभी आपने देखी ये विदाउट ग्राफिकली है। तो आपके पास एग्जाम में क्वेश्चन आता है डिराइव द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन ग्राफिकली और विदाउट ग्राफिकली, तो ये आपको देखना है ग्राफिकली पूछा है या विदाउट ग्राफिकली पूछा है। तो अभी हमने जो तीनों डेरिवेशन देखी है ये विदाउट ग्राफिकली है। नाउ स्टूडेंट्स हम देखेंगे इक्वेशंस ऑफ मोशन का डेरिवेशन ग्राफिकली मेथड के थ्रू, इनको ग्राफिकली कैसे डिराइव करना है। सो सबसे पहले इक्वेशन ऑफ फर्स्ट इक्वेशन जिसको हम वेलोसिटी टाइम भी बोलते हैं, अभी हमने पहले भी डिराइव करा था v इक्वल टू यू प्लस ए टी, वेलोसिटी और टाइम आता है तो इसलिए इसको वेलोसिटी टाइम रिलेशन भी बोलते हैं। तो सबसे पहले आप इस ग्राफ को समझ लीजिए स्टूडेंट, ये एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, y एक्सिस पे आपका वेलोसिटी है, x एक्सिस पर आपका टाइम है, तो ये vt ग्राफ है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो सबसे पहले वी हैव सपोज्ड अ बॉडी हैविंग इनिशियल वेलोसिटी u, एक बॉडी है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी u है, दैट इज वेलोसिटी एट टाइम t इक्वल टू जीरो। तो t इक्वल टू जीरो हम यहाँ पर नहीं बनाते हैं, इसको थोड़ा सा ऊपर बनाते हैं, जो भी टाइम इंटरवल रहा था ये पॉइंट हुआ आपका a, यहाँ पर आपकी वेलोसिटी क्या है u, तो ये जो डिस्टेंस हुआ ये क्या हुआ u। आप यहाँ पर भी बना सकते हो बट एक्चुअल में यहाँ बनाने में क्या होता है स्टूडेंट, यहाँ टाइम जीरो है तो u भी बेसिकली इस पॉइंट पर क्या होता है, सारी वैल्यू जीरो होती है, तो हम टाइम जीरो पर वेलोसिटी u बता रहे हैं तो उसको थोड़ा ऊपर से बनाते हैं। तो टाइम जीरो पर अब ये जो पॉइंट है a, यहाँ पर इस पॉइंट पर आपकी वेलोसिटी क्या है, इनिशियल वेलोसिटी u है, फिर t टाइम के बाद इसने t टाइम ट्रेवल करा, t टाइम के बाद इसकी वेलोसिटी इस पॉइंट b पर क्या हो गई, वेलोसिटी v हो गई, तो यहां से मैंने फिर वेलोसिटी मेजर करी, ये होगी आपकी वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी। तो आप देख सकते हो स्टूडेंट, वेलोसिटी चेंजेस टू v एट पॉइंट b इन t सेकेंड, t सेकेंड के बाद इसकी वेलोसिटी v हो चुकी है, फाइनल वेलोसिटी को हम v से डिनोट करते हैं। अब हमने फिर एक्सेलरेशन, वहां पर भी हमने जब नॉन ग्राफिकली करा था तो भी एक्सेलरेशन का फॉर्मूला यूज करा था, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो चेंज इन वेलोसिटी किससे डिनोट होगा स्टूडेंट्स, bd से। अब ये जो bd है v माइनस u है, अब ये देखो, अब स्टूडेंट bd जो लिखा है मैंने ये bd है, तो ये जो bd है ये कैसे आएगा, जो bd है ये bd आपको कैसे ऑब्टेन होगा, पूरा bc माइनस ao करके, bc जो पूरा डिस्टेंस है माइनस, ये देखो bc माइनस ao बोलो या dc बोलो, तो अगर मैं यहाँ अभी dc लिखूं सपोज करो, तो आप देख सकते हो स्टूडेंट bc की वैल्यू क्या थी, फाइनल वेलोसिटी v, और ये जो आपका dc था, dc और ao सेम चीज है, ये क्या था आपका u। चेंज इन वेलोसिटी bd से डिनोट करते हैं, और bd क्या हो जाता है, bc माइनस dc, तो ये आपका चेंज इन वेलोसिटी। टाइम टेकन, टाइम टेकन कितना लगा था उसको ad ट्रेवल करने में, तो ad को आप oc से डिनोट कर सकते हैं क्योंकि ये दोनों चीजें पैरेलल हैं यहाँ।
AD और OC, तो टाइम कितना लग रहा था t। तो अब जो आपका एक्सेलरेशन हो गया BD अपॉन t हो गया है, ये आपका एक्सेलरेशन हो गया। और BD की वैल्यू मैंने यहाँ कैलकुलेट कर ली है। BD कैसे होगा, ये जो BD है ये वाली चीज देख सकते हो स्टूडेंट, ये जो BD है ये क्या होगा, पूरे इस V में से इस U को माइनस कर दूंगा तो मुझे ये वैल्यू मिल जाएगी BD की। तो ये हो गया आपका V माइनस U। तो यहाँ BD की जगह मैंने रख दिया V माइनस U। अगर आप यहाँ देखोगे स्टूडेंट, अगर मैं यहाँ पर BD की जगह रख रहा हूँ V माइनस अपॉन T। अब ये A और T क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा AT। तो ये क्या हो गया AT इक्वल टू BD, और BD की वैल्यू क्या थी V माइनस यू। तो BD की जगह मैंने क्या पुट कर दिया V माइनस यू। यहाँ से मैंने यहाँ भी पुट कर सकते हो, आप चाहो तो AT इक्वल टू यहाँ से भी डिराइव हो जाएगा। तो V माइनस यू इक्वल टू AT आ गया, U को फिर मैंने वहां भेज दिया, तो V इक्वल टू U प्लस AT। तो ये है आपका डेरिवेशन फर्स्ट वाला इक्वेशन का। तो इसको बस आपको ध्यान रखना है स्टूडेंट, ये चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन है, जो कि आपका एक्सक्लेरेशन है। वहां पर भी हमने नॉन ग्राफिकली भी करा था, तो भी इसको एक्सक्लेरेशन के फॉर्मूले से करा था, यहाँ पर ही एक्सक्लेरेशन के फॉर्मूले से करा है। नाउ सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, जो सेकंड इक्वेशन आपका s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ एटी स्क्वायर। तो इसको s मतलब पोजीशन हो गया आपका, और टाइम s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ एटी स्क्वायर, तो इसको हम पोजीशन टाइम रिलेशन भी बोलते हैं। तो जो पोजीशन है वो पोजीशन अब कैसे होते हैं, ग्राफ आपका वही है जो हमने फर्स्ट इक्वेशन में बनाया था। तो अब इसमें जो पोजीशन है, पोजीशन क्या होता है, इस ग्राफ का एरिया जितना ये पूरा एरिया कवर करा है। तो हम यहाँ देख सकते हैं स्टूडेंट, हमें दो पार्ट्स में एरिया दिख रहा है। एक तो आ गया आपका फर्स्ट पार्ट रेक्टेंगल, और सेकंड पार्ट हो गया आपका ट्राइंगल। आपको दो एरिया दिख रहे हैं, रेक्टेंगल AOCD या OADC बोल सकते हैं आप। और जो ये मैंने लिखा है पूरे फिगर का एरिया क्या हो जाएगा, इन दोनों, एक रेक्टेंगल का और ट्राइंगल का एरिया। तो वो जो दोनों फिगर्स का एरिया होगा वो होगा हमारा टोटल डिस्टेंस कवर। तो यहाँ पर आप देख सकते हो डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट इज एस, इट इज गिवन बाय एरिया ऑफ दिस एंटायर ट्रेपीजियम। तो इस ट्रेपीजियम को एक्चुअली है तो ट्रेपीजियम, इसको मैंने अभी दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है, रेक्टेंगल का एरिया और ट्राइंगल का एरिया। तो अगर मैं रेक्टेंगल के एरिया की बात करूं तो लेंथ इंटू ब्रेथ मीन्स OA इंटू OC। तो यहां मैंने लिख दिया लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो OA इंटू OC मीन्स OA की वैल्यू क्या थी U, OC क्या था मेरा T। तो OA की जगह मैंने पुट कर दिया U, OC की जगह मैंने पुट कर दिया T, प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल, दोनों का सम करना है दोनों एरिया का। तो ट्राइंगल का एरिया क्या होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ इंटू, यहाँ मैंने बेस ले लिया AD, ये मेरा बेस हो गया, इंटू हाइट, हाइट क्या हो गया परपेंडिकुलर डिस्टेंस BD। तो AD क्या था स्टूडेंट्स, AD की वैल्यू फिर क्या है T ही है, AD और OC दोनों सेम है। तो AD की वैल्यू मैंने यहाँ पुट कर दी T, और जो BD है, आप देखोगे स्टूडेंट ये जो BD है मीन्स ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट आपको कैसे मिलेगा वापस पूरा V माइनस यू। तो फिर मैं चाहूं तो BD को क्या लिख सकता हूं V माइनस यू। और हमने पढ़ा है फर्स्ट इक्वेशन में V माइनस यू किसके बराबर होता है AT के, V इक्वल टू यू प्लस AT होता है। तो V माइनस यू किसके इक्वल हो गया AT के। तो यहां V माइनस यू मीन्स BD, V माइनस यू की वैल्यू क्या हो गई यहाँ पर स्टूडेंट, V माइनस यू की वैल्यू हो गई AT। तो यहाँ BD की जगह डायरेक्टली मैंने क्या लिख दिया है AT लिख दिया। तो आप देख सकते हो स्टूडेंट यहाँ जो BD है, BD की जगह मैंने यहाँ डायरेक्टली लिख दिया AT। तो जब आप इसको फर्दर सॉल्व करोगे U इंटू टी, UT हाफ AT स्क्वायर। तो यह हो गई आपकी सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, जिस इक्वेशन को हम पोजीशन टाइम रिलेशन भी बोलते हैं, क्योंकि ये S क्या हुआ आपका पोजीशन, और ये टाइम रिलेशन, तो ये पोजीशन टाइम रिलेशन भी कहलाती है। नाउ थर्ड इक्वेशन ऑफ पोजीशन, नाउ ये जो थर्ड इक्वेशन इसको हम पोजीशन वेलोसिटी बोलते हैं। पोजीशन वेलोसिटी क्यों बोलते हैं स्टूडेंट, क्योंकि यहाँ पर टाइम नहीं रहता है। आप देखोगे जो फाइनल डेरिवेशन आ रही है आपकी v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, कहीं पर भी टाइम नहीं दिया हुआ है, तो इसलिए इसको पोजीशन
वेलोसिटी रिलेशन या वेलोसिटी पोजीशन रिलेशन बोलते हैं। तो वापस सेम ग्राफ है आपका, सेम कंस्ट्रेंट्स है। अब यहाँ पर पिछली बार हमने जो टोटल डिस्टेंस था, एरिया ऑफ दिस ग्राफ कंसिडर करा था 2 पार्ट्स में। अब यहाँ पर हम टोटल एरिया कंसिडर करेंगे इस ट्रेपीजियम का। अब आप देख सकते हो स्टूडेंट, ये ट्रेपीजियम है, हमारी पैरेलल साइड कौन सी हुई? ये एक पैरेलल साइड है OA और दूसरी पैरेलल साइड है BC। तो सम एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट। तो पैरेलल साइड का सम मतलब U प्लस V। तो आप यहां देख सकते हो, अगर मैं यहाँ फॉर्मूले वैल्यू पुट करूं, तो पहले मैं इसके इनिशियल्स डाल रहा हूं। सम ऑफ पैरेलल साइड OA पहली पैरेलल साइड, दूसरी पैरेलल साइड क्या है? CB या BC इनटू हाइट। यहाँ हाइट क्या है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस दोनों साइड्स के बीच में, तो जो डिस्टेंस है वो क्या है? OC। OC ये वाली चीज क्या हो गई हमारी? ये हमारी हाइट हो गई है, ये हमारी हाइट। तो अब यहाँ आप देख सकते हो, OA की जगह मैंने वैल्यू पुट कर दी U प्लस जो BC है या CB है, ये पूरा क्या है? V। तो यहां मैंने CB की जगह वैल्यू पुट कर दी V इंटू OC क्या है? OC यहां से यहाँ पूरा टाइम था T, तो यहां मैंने वैल्यू पुट कर दी T अपॉन 2। तो ये हो गया हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट। तो ये ट्रेपीजियम का फॉर्मूला हो गया। अब ये एरिया क्या शो, ये एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या शो कर रहा है? टोटल डिस्टेंस कवर, जो कि किसके बराबर है? S के बराबर। तो S इक्वल टू U प्लस V इंटू T बाय 2 हो गया। अब आप याद करना स्टूडेंट्स, जो हमने विदाउट ग्राफिकली जब इसको डिराइव करा था, तो उसमें भी हमने टी की वैल्यू, टी को एलिमिनेट करा था। तो टी को एलिमिनेट करा था, तो टी को एलिमिनेट, टी की वैल्यू कहां से लाओगे? अब फर्स्ट इक्वेशन से v इक्वल टू यू प्लस ए टी से। तो अगर मैं यहां से टी की वैल्यू निकालू तो v माइनस यू, ये v माइनस यू अपॉन ए, ये किसकी वैल्यू हो गई? टी की। तो ये वही मैंने वैल्यू निकाली थी फ्रॉम वेलोसिटी फर्स्ट इक्वेशन से। टी की वैल्यू आ गई v माइनस यू अपॉन ए। अब इस t की वैल्यू को आपको पुट कर देना है ये वाली इक्वेशन में। तो u प्लस वी बाई टू एज इट इज। अब t की जगह मैंने ये वैल्यू पुट कर दी v माइनस यू अपॉन ए। अब यहां आप देख सकते हो u, इस u प्लस वी को आप v प्लस यू भी लिख सकते हो। v प्लस यू, ये वाला u प्लस वी, इसको मैंने क्या लिख दिया? v प्लस यू। इंटू में क्या था? v माइनस यू अपॉन क्या था? 2 इंटू ए लिख सकता हूं इसको, 2 इंटू ए। तो आप देख सकते हो a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला बन गया। तो ये क्या हो जाएगा? वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a। किसके इक्वल था ये? s के। तो ये किसके इक्वल हो गया? s के। तो नेक्स्ट स्टेप में ये क्या हो जाएगा? 2a वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? 2as। और यहाँ क्या बच गया? वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो ये आपकी इक्वेशन आ गई, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। और यू स्क्वायर को चाहो तो आप उधर भेज सकते हो, तो वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। आप देख सकते हो इस इक्वेशन में स्टूडेंट्स कहीं टाइम नहीं आता है, इसलिए इसको पोजीशन वेलोसिटी रिलेशनशिप बोलते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, हमारा एक और टॉपिक जो बचा हुआ है वो है आपका सर्कुलर मोशन। सो सर्कुलर मोशन के बारे में बात करें, अ बॉडी इज सेड टू बी इन अ सर्कुलर मोशन व्हेन इट रोटेट्स। जब भी एक बॉडी रोटेट करती है एक फिक्स पॉइंट पर, तो उस मोशन को हम सर्कुलर मोशन कहते हैं। और सर्कुलर मोशन में आपको ध्यान रखना है स्टूडेंट्स, वेलोसिटी कैन नेवर बी कांस्टेंट। वेलोसिटी कभी भी कांस्टेंट नहीं होगी, स्पीड कांस्टेंट हो सकती है। वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होगी, स्पीड कैन बी कांस्टेंट। नाउ अ बॉडी moving in a circular path at a constant speed is said to be यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो जब भी एक बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है कांस्टेंट स्पीड से, तो जब भी वो कांस्टेंट स्पीड से मूव करेगी तो उस मोशन को हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहेंगे। तो इसके कुछ एग्जांपल्स हैं जो कि आपने देखा होगा, कई बार हम एक स्टोन में थ्रेड बांध के उसको रोटेट करते हैं, तो वो जो पूरा एक सर्कल फॉर्म होता है, तो ये एक फिक्स्ड पॉइंट के अराउंड ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। तो जब भी एक फिक्स्ड पॉइंट के अराउंड कोई भी ऑब्जेक्ट मूव करेगा, मोशन करेगा, तो उस चीज को हम सर्कुलर मोशन कहते हैं। तो कुछ और एग्जांपल्स हैं, सनसेट प्लैनेट्स,
अर्थ एंड मून, सर्कुलर ट्रैक, सर्कुलर राइड, ये सारी चीजें कुछ एग्जांपल्स हैं सर्कुलर मोशन के। तो आपको बस यहाँ ध्यान रखना है स्टूडेंट, वेलोसिटी कभी भी कांस्टेंट नहीं होती, क्योंकि हर पॉइंट पर वेलोसिटी चेंज होती है, तो वेलोसिटी कभी भी कांस्टेंट नहीं होगी, स्पीड कैन बी कांस्टेंट। होप स्टूडेंट आपको ये मोशन चैप्टर क्लियर हुआ होगा। आप एक बार जो डेरिवेशंस हैं ग्राफिकली और नॉन ग्राफिकली, तीनों इक्वेशंस का डेरिवेशन खुद से एक बार प्रैक्टिस करिए, ग्राफ बना के भी और विदाउट ग्राफ ऑल्सो, क्योंकि एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं डेरिवेशंस के, आपको कोई भी, और उसका टाइटल आपको याद रहना चाहिए। जैसे लास्ट वाला है पोजीशन वेलोसिटी, तो एग्जाम में डायरेक्ट लिया जाता है डिराइव पोजीशन वेलोसिटी रिलेशनशिप, तो आपको नाम से भी, टाइटल से पता होना चाहिए कौन से रिलेशन की बात हो रही है। तो आप एक बार इसके डेरिवेशन की प्रैक्टिस खुद से करना, ग्राफिकली और नॉन ग्राफिकली ऑल्सो। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।